देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आइए हम लेकर चलते हैं अपने बहुत ही पुराने साथी राजकुमार पासवान जी से। कब बदलेगा, कैसे बदलेगा बिहार? क्या ऐसे बदलाव की आवश्यकता है बिहार में जो कि आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से जाति जनगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपने कब बदलेगा बिहार के लिए जो मुझे चुना है और ये एपिसोड लगातार आपका चलता रहता है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद है और आपकी इंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। कैसे बदलेगा बिहार? क्या इसी जनगणना के जो गणित आई है, जो हम आंकड़े देख रहे हैं, इसी आंकड़े के आधार पर बदलेगा? अगर 35 साल 36 साल में अगर बिहार की स्थिति नहीं बदल पाए, वो नेता जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ कहते थे, जो कहते थे हम गरीबों के नेता हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, वो कहाँ हैं? वो देखिए, बिहार जरूर बदलेगा, लेकिन जो परिवार, जो लोग राजनीतिक घराना परिवार बना लिया है अपना और समाज को जिस तरह से देख रहा है लोग, उनके मूलभूत अधिकारों से दूर रख रहा है लोग, तो ऐसे तो बिहार नहीं बदलेगा। लेकिन हम लोग जैसे नेतृत्व को आगे आने पर बिहार जरूर बदलेगा। आपको बता दूं कि ये जितने भी राजनीति में हैं, जेपी के चेले, जयप्रकाश नारायण जी के चेले, जो कि 2020 का मैच खेल रहे हैं, 20 ओवर आप खेलो, 20 ओवर का मैच हम खेले, 20 साल मैं रहूं, 20 साल आप रहो, 18 साल लालू प्रसाद यादव जी रहे, 18 साल नीतीश कुमार जी, अब भारतीय जनता पार्टी भी 17 साल रही। तो अब तो बिहार मांग रही है नया विकल्प, एक नए बिहार के लिए, नए सवेरा के लिए। तो बिहार वाकई में अब बदहाल है, लाचार है, बीमार है। और जिस तरह से जातीय जनगणना हुई, वो जातीय जनगणना बिल्कुल खेला किया गया। इस सरकार को, जिस सरकार को सिर्फ चंद जातियों से फायदा थी, उस जाति को गले लगाया, उसको ज्यादा बढ़ा के दिखाया गया। और बिहार में बहुत सारी जातियों का मैं नाम बताऊंगा जिनका जनसंख्या 2011 से पहले कुछ और था, और जब एक आजादी के बाद जो जातीय जनगणना हुई थी, वो जनगणना के बाद इस जनगणना को देखिए तो साहब एक खास वर्ग को आप ज्यादा दिखा दिए वोट बैंक की राजनीति में। आपको बता दूं, वहां पे काइस समाज है जी, समझे, वो काइस समाज से वास्तव ये लोग को नीचे दिखाया गया 0.006%। तो ये क्या है? बिहार में इंटरनल जो जातीय जनगणना होती है तो पासवान लोग 6.5% थे, और वो पासवानों को अब 5.3% पे लाके छोड़ दिया। तो ये फर्जी जातीय जनगणना है बिहार का। और इस जातीय जनगणना के आधार पे ये चाहते कि केंद्र में और बिहार में हम सत्ता में काबिज रहे, वो संभव नहीं है। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर ऐसा कुछ कर पाते तो मैं कुशवाहा को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता, क्योंकि मैं कुशवाहा समाज। साहब, आप कुशवाहा समाज से वो नहीं है, वो कुर्मी समाज से है। कुशवाहा समाज सब्जी की खेती किया करते थे, और ये भी इनका भी खेती जमीन का ही था, लैंड का। आपको बता दूं, कुर्मी समाज का भी, कुर्मी समाज पहले 1.5% थे, 3.5% कुशवाहा समाज, तो कुर्मी 2.5% हो गया, कुर्मी समाज 2.5% हो गए, और कुशवाहा समाज 3.5% से 4.5% हो गया। लेकिन पासवान जाति घट गई, यानी कि जितने हैं कुर्मी, कुशवाहा, यादव और भी मुस्लिम, ये लोग 2011 के बाद शादी किया, बच्चे पैदा किया, जनसंख्या बढ़ाया। लेकिन पासवान जाति और जातियां शादी किया, बच्चे पैदा नहीं किया, परिवार नियोजन में लग गए। तो इसी बात को लेकर तो विधानसभा में भी नीतीश कुमार जी ने जाने आपको बता दो, दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कि इतनी ओछी, इतनी बेकार की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। वहां जनता से जुड़ी समस्या की पॉलिसी बनाई जाती है, लाभ, गरीबों के लाभ पहुंचाने की पॉलिसी बनाई जाती है। वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया जाता है। बेहतर बिहार कैसे होगा, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आगे कैसे होगी बिहार, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। आप
साहब कैसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, एक बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जिस समय नसबंदी का समय था इंदिरा गांधी और संजय गांधी के दौर में, उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी परिवार नियोजन के खिलाफ 9 बच्चे पैदा किया वो, समझे। अगर वो 9 बच्चे पैदा कर रहे थे, उसमें पासवान भी 9 बच्चा पैदा कर रहा था। भले रामविलास पासवान जी का फैमिली में 9 बच्चे ना हो, लेकिन बिहार की जो पासवान की जाति है, बिहार में पासवान के वो 9 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे पैदा कर रहे थे। अब बिहार में यादवों के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकतवर, यादव से ज्यादा ताकतवर कोई कौन है तो पासवान है, दुसाध है। सभी जातियों को हिफाजत करने वाला, सबको गांव में महफूज रखने वाला और अपने तलवार और लाठी लेकर के बॉर्डर पे रहने वाला वो दुसाध कौन था, पासवान था। और आपको बता दो कि बिहार में यादवों को लाठी कोई अड़ता है, तोड़ता है, उससे मुकाबला करता है तो बिहार का पासवान है, दुसाध है, दूसरा कोई नहीं है। चिराग पासवान का अगर हम बात करें तो अब राजनीतिक सरोकार कहाँ तक पहुंच रहा है? सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ देखिए भाई, चिराग पासवान से मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन बिहार का समाज, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार का पासवानों ने 50 साल दिया उस परिवार को। आज जो चिराग भैया जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं, उनके पिताजी को नौकरी नहीं हुआ, आज उनको नौकरी नहीं मिल रहा, ये परिवार का देन है। और आज अगर बिहार में दलित, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति जनजाति और पासवान जाति काटे जा रहे हैं, सरकार से लाभ, सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये चिराग पासवान और उनके परिवार के कारण। आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, ये नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं, ये झंडे वालन का संघी दलित बन चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले, सदाशिवराव गोलवलकर को मानने वाले, नाथूराम गोडसे को मानने वाले। तो ऐसे में जो काशी राम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो भागीदारी कहां दिला रहे हैं आप? आपके पिताजी इतने 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 9 बार सांसद रहे, राष्ट्रीय नेता रहे। पासवानों के लिए क्या क्या साहब? अनुसूचित जाति जनजाति, बाबा साहब आंबेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, उस आरक्षण को बढ़ा के 35 से 40% करने की बात नहीं किया। जबकि मुझे स्वर्णों से द्वेषता नहीं है, मुझे ब्राह्मणों से द्वेषता नहीं है। आपने देखा कि स्वर्णों में गरीबी है तो आपने उसको 10% आरक्षण दिला दिया, अच्छी बात है। लेकिन बिहार के पासवान, बिहार के अनुसूचित जाति, देश का अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण 1947 के बाद जस का तस है। तो बिहार आरक्षण से बदलेगा या फिर बिहार के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क? आप चिराग पासवान, आप बात कर रहे थे चिराग पासवान की। जी, चिराग भाई ऐसे 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कराना चाहते हैं जो बाबा साहब आंबेडकर 22.5 रोटी दिया, उस रोटी में ऑलरेडी 11 जाति लोग समाहित हो चुके हैं। और ऐसे लोगों को जो ईबीसी में है, BC1 में है, वैसे लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन रही बात है आपकी रजनीकांत साहब जी कि कैसे बदलेगा बिहार? बिहार को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके और सबको हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल करके, दलित ब्राह्मण से, ब्राह्मण दलित से बाहर निकल करके, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकल करके आपको सबको एक साथ खड़ा होना होगा। जैसे जेपी साहब ने जनेऊ से जनेऊ को तोड़वाया, समझे, तो यहां भी जनेऊ से जनेऊ मिलाने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है और भेदभाव खत्म करने की जरूरत है। तभी बिहार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आगे जा पाएगा, मुंबई से आगे जा पाएगा, कलकत्ता से आगे जा पाएगा। और आपको बता दूं कि चिराग भाई को मैं इतना ही कहूंगा कि अब ओछी राजनीति नहीं चलेगी। आप जिस ओर ले जाना चाहते हैं बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति और पासवानों को, अब भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए और आपको एक अच्छे विजन के साथ काम करना होगा। नहीं तो बिहार का पासवान आपको गले नहीं लगाएगा। ये आपके पिताजी ने दिए, 10 साल में आपने 10 काम नहीं किए। जमुई का जनता ढूंढ रही है कि विकास, चिराग जी का विकास कहाँ है, तो विकास मिल नहीं रहा है। जिस आरक्षित सीट से आप नेता है वहां पे एक लाइब्रेरी भी नहीं बनाया। आरक्षण हम मान लिया कि आरक्षित सीट से सांसद है, तो जो गरीब है, दलित है, दबे कुछ लोग हैं,
जो सामंतियों के बराबर में मुख्यधारा में लाने के लिए ना आरक्षी सीट दिया गया है। तो आप वहां पे काम किसका कर रहे हैं? अच्छी बात है, लेकिन अब बिहार का पासवान जाग चुका है, इंजीनियर राजकुमार पासवान को समझ चुका है। अब चिराग भाई को एक नहीं दाल गलने वाली है, बेवकूफ जरा भी नहीं। जो लोग उनके पार्टी में थे, चिराग भाई के पार्टी में थे, पासवान जाति से, दलित जाति से, तो उनको दलित का नेता कहलवाना अच्छा नहीं लगता भाई चिराग को। वो कहते हैं कि हम तो पूरे देश का नेता है। तो देश के नेता पहले बात कीजिए कि आप दलित के नेता हैं, कि स्वर्णों के नेता हैं, कि आप अति पिछड़ों का नेता है, या ये फाइनल होना चाहिए। मोदी जी अभी जातिवाद को लेकर के काफी कुछ क्लियर हो गए हैं कि हमें जात पात पे नहीं पड़ना चाहिए। एनडीए के ऊपर में जो है उन्होंने INDA जो इंडिया बना है उस पर भी उन्होंने कई बातें कही है। क्या इत्तेफाक रखते हैं मोदी जी की बात? देखिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जो है नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो आज तक जो काम किया है वो गरीब हित में नहीं, दबे कुचले हित में नहीं, डेवलपमेंट में नहीं, ये द्वेषता की राजनीति। और फायदा किसको दे रहे हैं? अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। साहब, देश की इकोनॉमिक हालात आज क्या है, सिर्फ झूठी ढोल पीटने में लगे हुए। देश के प्रधानमंत्री अगर चाहते, कैसे कास्ट की बात नहीं कर रहे? वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मैं चाय वाला का बेटा हूं। तो मोदी साहब उससे बाहर कितना निकले हैं। और एक तरफ आप ये मुखौटा के रूप में दलित को चेहरा मुर्मू साहब को राष्ट्रपति बनाते हैं। जब राम मंदिर की उद्घाटन होती है तो संवैधानिक रूप से उनको निमंत्रण देना चाहिए। शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति जी को निमंत्रण देना चाहिए। आप साहब किसको बुलाते हैं? हरिद्वार के बाबा लोगों को बुलाते हैं, पंडित जी लोगों को, नागा बाबा को बुलाते हैं, ऐसे लोग। तो आप कौन सा सही चीज करना चाहते हैं? सुन लीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री महोदय संविधान में समीक्षा के लिए जितने भी उनके गठबंधन में दलित नेता हैं, वो अठावले साहब हो, 14 में उदित राज जी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे उनके भाई रामचंद्र पासवान इस दुनिया में नहीं है, भाई चिराग पासवान, सभी लोगों ने समीक्षा के लिए साइन कर चुका है और आरक्षण खत्म करवाने के लिए ये लोग साइन कर चुके हैं। ये लोग इसीलिए अभी साहब ये लोग क्या कहते हैं, नमो मोदी में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दो कि देश का जनता खड़ा है और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो नहीं सोचेगा, वहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार जो है उसके लिए नहीं सोचेगा, तो बिहार की जनता इस पर माफ नहीं करने वाली है। वो 24 हो चाहे 2025 हो।